अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाई एम आर। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ 401 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और BS मैथ में भी यूज़ हो रहा है, तो उसका लेक्चर नंबर 1 लाया हूँ। क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफ़ाइन करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपके पास? अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव्स विच आर आइदर पार्शियल और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स। ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हों और वो जो डेरिवेटिव हैं वो आपके पास ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं एंड पार्शियल भी हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएं, डेरिवेटिव चाहे पार्शियल हों या ऑर्डिनरी हों, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। एग्जांपल आपके पास डेरिवेटिव है dy और dx प्लस 3x के इक्वल 1 प्लस वाई, तो इसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ये जब d यूज़ होता है d, तो d वाला ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, और ये जब करली यूज़ हो जाता है ये होता है पार्शियल, तो ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज़ हुआ है, सेकंड इक्वेशन के अंदर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ हुआ है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास है ये जो ऊपर आपके पास डेरिवेटिव डी के साथ होता है वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो नीचे आपके पास होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल 401 के आपके पास नोट्स हैं, यहाँ से हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को ये देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स एन अननोन फंक्शन विद वन और मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। कोई आपके पास फंक्शन होगा, वो अननोन होगा, उस फंक्शन का आपको पता नहीं होगा, आपने फाइंड करना होगा, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स होगा, और डेरिवेटिव्स एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? फंक्शन वेयर द अननोन इज़ डिपेंडेंट अपॉन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि आपके पास जो अननोन होंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो अननोन होगा, लेकिन वो उसके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये मैंने इक्वेशंस लिखी हैं, यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फोर इक्वेशन के अंदर देखिए नीचे आपके पास यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू जिसके हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाला, वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ये शर्त है कि आप ये देखें ना, नीचे मैंने लिखा है कि y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x भी है और y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v भी है, तो यहाँ पर आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 हो गए, x भी हो गया और v भी हो गया। तो ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गए। तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना ज़रूरी है, सेम होना ज़रूरी है, तो वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पर देखें ये आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन को हमने दिखाना है कि ये वाकई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये थोड़ी इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। ये वाली वैल्यू प्लस की थी, इधर आकर माइनस की हो गई, dx यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, और ये जो dy है ये आपके पास इधर मल्टीप्लाई 4x आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। ये आपके पास एक डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसका ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेकंड है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है वो आपके पास कहलाती है डिग्री। यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 था, उसकी पावर थी 1, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, उसकी पावर है 1, इसलिए इसकी डिग्री 1 है। जिस हाईएस्ट आपके पास जो डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास ऑर्डर कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कि आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर देखें आपके पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डिग्री ऑर्डर इसके हो गया 3, और इसी की जो पावर है वो आपके पास डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। यहाँ पर देखें ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसकी डिग्री 2, इसकी पावर 2 है, तो हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं देखना, हमने देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया, इसकी जो पावर होगी इसकी डिग्री होगी। इसमें देखें आप सिंपल, ये मैंने पार्शियल के अंदर लिखा है, तो देखें इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव ये वाला है सेकंड ऑर्डर का, जिसका ऑर्डर 2 हो गया, और इसके ऊपर जो पावर है वो 5 है, इसकी डिग्री 5 होगी। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं कि जब आप ऐसा आंसर निकाल लें कि आपके पास वाई वेरिएबल एक तरफ हो और आगे एक्स के सारे जो एक्स के आंसर हैं, जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, जो फंक्शन एक्स का है वो दूसरी तरफ हो, और वो जो एक्स का फंक्शन है वो एक ही हो, एक से ज़्यादा नहीं हो। वाई इन टर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन वो आगे एक्स का फंक्शन जो है वो एक ही होना चाहिए, तो आपके पास एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होता है। और अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो आपके पास इम्प्लिसिट सोल्यूशन होता है। सेपरेबल इक्वेशन, आपके पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड है वो है सेपरेबल इक्वेशन। सेपरेबल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें। वाई वाले वेरिएबल इक्वेशन के एक साइड पर हो जाए, एक्स वाले वेरिएबल आपके पास इक्वेशन की एक तरफ हो जाए। ये जनरल से उसने फॉर्म दिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन है। इस फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ कोई एक्स के फैक्टर और वाई के फैक्टर में हम लिख सकते हैं। तो अगर ये जो वाई मल्टी जी ऑफ वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे डिवाइड हो जाएगा, और डी एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखें वाई वाले वेरिएबल्स एक साइड पर हो गए हैं एंड एक्स वाले वेरिएबल्स एक साइड पर हो गए हैं, तो इनको हम बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन जो है सेपरेबल इक्वेशन है। हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं ये वाली सेपरेबल इक्वेशंस की, जो कि आपके हैंडआउट्स में है। ये वाली जो 5 इक्वेशंस हैं ये आपने याद रखनी है। ये इक्वेशंस एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि एमसीक्यूज़ में ये इक्वेशन दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा ये कौन सी इक्वेशन है जी। फर्स्ट वाली ग्रोथ इक्वेशन है, सेकंड वाली पेंडुलम इक्वेशन है। तो ये वाली इक्वेशंस आपने याद रखनी है और उनसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये इक्वेशन कौन सी, इसका नाम बताए। एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखनी है। ये आर्डर की बात हो रही थी जो मैंने आपको समझा दी है। पी डी क्या होती है? ओ डी ई, और आपके पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज़ होते हैं। पी डी आपके पास होती है ऐसी डेरिवेशन ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होते हैं। अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज़ होंगे तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होंगे तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये आपके पास है सेपरेबल इक्वेशंस। द डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने डिस्कस कर लिया है। आप इसको सोल्व करने के 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर वाई वाला फैक्टर होगा उसको आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो जो वाई की वैल्यू निकलेंगे वो कांस्टेंट सोल्यूशन कहलाएगा। नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, जो गिवन आपके पास इक्वेशन होगी उसको आप सेपरेबल इक्वेशन बनाकर फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो आपके पास सोल्यूशन निकलेगा वो आपके पास होगा नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन। फिर आप ये कांस्टेंट सोल्यूशन और नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन को इकट्ठा करके लिख लेंगे, ताकि अगर कोई रूट कांस्टेंट के अंदर भी आ रहा है, नॉन कांस्टेंट के अंदर भी आ रहा है, तो वो रिपीट ना हो। और फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होगा कि अगर आपको इनिशियल वैल्यू कोई दी जाएगी तो आप वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ करके ये जो कांस्टेंट है सी की वैल्यू ये फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देंगे। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उनको हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, और जब इन कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ करके, तो फिर उस सोल्यूशन को बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। और ये देखते हैं, ये आपके पास एग्जांपल है। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का, और ये हमें इनिशियल वैल्यू दी गई है, इनिशियल
कंडीशन दी गई है। आइए देखते हैं इसको। ये आपके पास है क्वेश्चंस। यहाँ पर देखें वाई वाला फैक्टर ये है जिसको मैं सर्कल किया हुआ है। तो फॉर कांस्टेंट सोल्यूशन हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये प्लस माइनस 1 जो आपके पास इसका कांस्टेंट सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फॉर नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन उसी इक्वेशन को लेंगे, आप इसको सेपरेट करेंगे। ये डी एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन को हमने सेपरेट कर लिया है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। अब ये जो y वाला फैक्टर है 1 और वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस फैक्टर को मैंने ले लिया है वाई स्क्वायर -1 को। तो यहाँ पर आपके पास आ गया y+1 y-1। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सोल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को उम्मीद है आपको पता होगा। कांस्टेंट a के नीचे पहला फैक्टर आ जाएगा प्लस कांस्टेंट b के नीचे दूसरा फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेकर ये इक्वेशन बना लेंगे। y+1 से कैंसिल पर y-1 एक साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। y-1 से कैंसिल y+1 ऊपर जाकर b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, ए के नीचे जो फैक्टर है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहाँ से हम y का आंसर निकालेंगे। y का आंसर आपका -1 निकला है और ये जो y का आंसर होगा आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करने के बाद ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। सेम प्रोसीजर आप b के लिए भी करेंगे। जो b के नीचे फैक्टर है y-1, इसको आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, y का आंसर निकालेंगे और y का जो वैल्यू होगी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट करके यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे। ये जो a एंड b की वैल्यू निकली है आप इसको इसी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पर हमने ये a एंड b लिखे थे इसके अंदर जाकर पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। ये देखें हमने a एंड b की वैल्यू पुट कर दी। 2 ओवर के नीचे आ जाएगा ये आपके पास अब इसका आंसर। अब हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन पर जाते हैं। ये आपके पास इंटीग्रेशन थी। अब 1 और वाई स्क्वायर -1 की जगह पर हम लिख सकते हैं -1/2 जो इसका हमने आंसर निकाला है बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या किया मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया है और जो 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया है। 1/2 कॉमन लेने के बाद प्लस वाली वैल्यू मैंने ये प्लस वाली वैल्यू थी इसको मैंने पहले लिख लिया, ये माइनस वाली वैल्यू थी इसको मैंने बाद में लिख लिया। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। y-1 का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है इसलिए ये नेचुरल लॉग के अंदर आ गया। y+1 का भी ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है इसलिए ये नेचुरल लॉग के अंदर आ गया। और 1 और x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो लॉग का रूल होता है अगर वैल्यूज़ माइनस हो रही हों दोनों के साथ नेचुरल लॉग हो तो नेचुरल लॉग एक बार आ जाता है और फर्स्ट वैल्यू ऊपर चली जाती है और सेकंड वैल्यू जो है उस पर डिवाइड हो जाती है। अब इनिशियल वैल्यू कंडीशन हम यूज़ करेंगे वो क्या आती है कि जब x आपके पास 1 होगा तब y 2 होगा। ये हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। y की जगह पर 2 पुट कर दिया, x की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। तो नेचुरल लॉग 1 0 होता है। ये 2 में से 1 गया 1 आ गया, 2 + 1 3। ये आपके पास c की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू जो है हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आई थी आपके पास जनरल सोल्यूशन था। अगर आपसे जनरल सोल्यूशन पूछता तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन हो गया था, लेकिन उन्होंने आपसे पूछा है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू हमने निकाली, इसको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने पुट कर दिया तो ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगी। आप नेचुरल लॉ का ये भी रूल होता है अगर नेचुरल लॉ के स्टार्ट में कोई वैल्यू होती है तो ऊपर पावर में चली जाती है। सेम यहाँ पर किया 1/2 स्टार्ट में था, ये हम पावर में लेकर चले गए। नेचुरल लॉग एक और रूल भी होता है कि अगर वैल्यूज़ प्लस हो रही हों दोनों के साथ नेचुरल लॉग हो तो नेचुरल लॉग एक बार लिख लेते हैं और ये वाली वैल्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाला हमने रूल लगा दिया, नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग से कैंसिल कर दिया। ये आपके पास क्वेश्चन आ गई। अब इसका स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। दोनों तरफ स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, y-1 और y+1 आ गया। x को स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास 1/3 आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, क्या किया है 3 डिवाइड हो रहा था तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ये y+1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3y-3, x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर हो गया। अब y वाली वैल्यू तो हमने एक तरफ कर ली बाकी एक तरफ कर ली। यहाँ से हमने y को कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया 3 - x स्क्वायर
और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आकर डिवाइड हो गई है। ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3 माइनस एक्स स्क्र, और ये आपके पास एक्सप्लिसेंट सोल्यूशन है। और ये देखते हैं कि आपके पास वाकई ये सोल्यूशन आया था या नहीं आया था इस क्वेश्चन का। जी ये देखें, ये आपके पास आंसर था। और ज़रा अब हम अपने आंसर को देखते हैं। ये देखें, ये आपके पास अपना आंसर था। तो ये था आपके पास सेपरेबल इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जांपल्स के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए एंड नेक्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।